हेलो एवरीवन, आज अपन लोग नया पढ़ने से पहले रिवीजन कवर कर लेते हैं पूरा। अभी तक अपन क्या पढ़े? अपन ऑडिट रिस्क के बारे में पढ़े। रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। इनएप्रोप्रिएट का मतलब मॉडिफाइड भी होता है, अनमॉडिफाइड भी होता है। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। इनएप्रोप्रिएट की जगह अपन क्या लिख देंगे? अनमॉडिफाइड, तो दूसरा हो जाएगा अपना मीनिंग। अब अगर हम लोग गलत ओपिनियन मतलब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देते तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? उस केस में क्या होता है? हमें फेस करना पड़ सकता है, हमारी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, हमें फेस करना पड़ सकता है रेगुलेटरी एक्शन बाय प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, लीगल एक्शन आ सकते हैं हमारे अगेंस्ट में बाय इंटरनेट यूजर। उसके बाद हमने कहा कि ऐसे 200 बोलता है कि तुम लोग हमेशा काम करो तो रिस्क को कम करने की कोशिश किया करो काम के अंदर, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे? साई ऑब्टेन करेंगे, इससे हमारा ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल पर। फिर एक एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने क्या कर रखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू को बढ़ा रखा है, आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रखा है रेवेन्यू को प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। तो एक कंपनी ने प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। तो इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मटेरियली मिसस्टेटेड। तो ऐसी जगह में प्रोबेबिलिटी है कि ऑडिटर क्या दे दे? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, ठीक है। ऑडिट रिस्क होता है, दो चीज मिलकर बनता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रोम एंड डीआर। रोम और डीआर का फंक्शन होता है। रोम का मतलब होता है कि रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर बिफोर ऑडिट, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एसीबीडी और रिक्वायर्ड एसीबीडी, जिसमें ए का मतलब अमाउंट होता है, अकाउंट नहीं होता, ठीक है, एसीपीडी। और एक होता है एबीसीडी, ठीक है, एबी अकाउंट बैलेंस, सी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, डी डिस्क्लोजर, ठीक है, या एसीपीडी। अब ए का मतलब अकाउंट अमाउंट, सी का मतलब क्लासिफिकेशन, पी का मतलब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, डी का मतलब डिस्क्लोजर, ठीक है। रिपोर्टेड एसीपीडी, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड, यानी दोनों को माइनस करें ना, माइनस डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, दोनों को माइनस करें तो मिस स्टेटमेंट आता है, ठीक है। रिक्वायर्ड एसीपीडी एज पर एएफआर। उसके बाद अपन ने पढ़े कुछ एग्जाम्पल पढ़े कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन ने चार्ज कर दिया एज अ रेवेन्यू, और अपन ने एक एग्जांपल एक्सपेंडिचर का पढ़ा, दूसरा फिर एक्सपेंडिचर का पढ़ा, एक्सपेंस का पढ़ा। का है एक्सपेंस? ये फिक्स एक्सपेंस दिखा देना, ठीक है। दो अपन ने पढ़े ओवरस्टैंडिंग ऑफ, ये दोनों करंट एसेट के, ओवरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवेबल्स और ओवरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंट्री, ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। चलो उसके बाद अपन ने पढ़ा जनरली बात याद रखना कि वो ये रिसीवेबल्स जो होते हैं ना, रिसीवेबल जनरली इसमें ओवरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है अंडरस्टैंडिंग की बजाय। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ बैड डेट को राइट ऑफ करना था, कुछ 150 रुपया नहीं आएगा और नहीं कर पाए, इस वजह से इसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। तो इसके अमाउंट के ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओवरस्टेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अंडरस्टेट। चलो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असेशन लेवल। अब ओवरऑल के अंदर पोटेंशियली अफेक्ट करता है, परवेसिवली रिलेट करता है, परवेसिवली रिलेट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस, ठीक है। और यहाँ पर असर्शन लेवल पर इसको अपन असेस करते हैं ताकि अपन इन ऑर्डर टू डिटरमिन एंटी ऑफ फैप का एंटी डिटरमिन कर पाए, जो नेसेसरी है साई ऑब्टेन करने के लिए, जो इनेबल करेगा ऑडिटर को ओपिनियन देने के लिए टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क, ठीक है, जिसमें ऑडिट रिस्क बहुत कम रहेगा। भाई कंपोनेंट के अंदर दो चीज आती है, वहां पे सुनो। अपन ने अभी देखा रोम दो लेवल पे होता है, जो दूसरे वाला लेवल है ओवरऑल असर्शन लेवल पे उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। दोनों ही एंटिटी के हैं, एंटिटी क्लाइंट इन्फ्लुएंस करता है, ऑडिट के नहीं है, ऑडिटर इन्फ्लुएंस नहीं करता। इनहेरेंट रिस्क के अंदर अपन ने पढ़ा था कि रिस्क कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले कि फाइनेंशियल वो एबीसीडी जो है, ठीक है, उनका मिस हैव अ चांस ऑफ बीइंग मिसस्टेटेड एंड दैट कुड बी मटेरियल मिसस्टेटेड हो, और अभी मटेरियल हो, और आइदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, ठीक है। तो कंट्रोल को कंसीडर करने से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक। अब एक बात इसमें बता देता हूं अभी, वो है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। तो ये वर्ड याद रखना, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन, ठीक है। वो इसलिए याद रखने का बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है, ये लिख कर आओगे तो कोई गलत नहीं है डेफिनेशन, लेकिन एमसीक्यू में ये वर्ड ज्यादा देता है वो, ठीक है। एमसीक्यू में कभी तुम्हें याद है क्या करेगा? रिस्क की डेफिनेशन लिख कर देगा ना, तो ऐसे पूछा कौन सी डेफिनेशन लिखी है हमने,
इनहेरेंट की लिखिए, कंट्रोल की लिखिए, या इसकी या रोम की या ऑडिट रिस्क की, ऐसे पूछेगा। डिटेक्शन रिस्क या रोम ऐसे पूछेगा तुमसे, 4 ऑप्शन दे देगा। तब अगर इनहेरेंट की लिखेगा ना वो, इनहेरेंट की, तो ये वाली लिखेगा हमेशा, ससेप्टिबिलिटी वाली लिखेगा, ठीक है। तो इनहेरेंट में याद रखना ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन। ससेप्टिबिलिटी पर समझते हो ना क्या होता है, चांस, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी टू अ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट होने के चांस। तो इनहेरेंट रिस्क का अपन ने पढ़ लिया, उसके अंदर मैंने 3 केस पढ़े थे। पहला केस पढ़ा था, किसी असर्शन के लिए इनहेरेंट रिस्क हायर होता है, ठीक है, किसी के हायर फॉर सम असर्शन देन फॉर अदर। इसमें अपन एग्जाम्पल में पढ़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। बच्चों ने मुझे क्या होता है ये, मैंने कहा कि भाई जैसे बिजनेस परचेस कर रहे हो उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इनहेरेंट रिस्क को ऑर्डर क्या करता है, इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करता है व्हाइल डिजाइनिंग फैब डिजाइन करने में, ठीक है। फैब का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करने में होता है। यानी कि एक बात याद रखना, रैप जो रिस्क असेसमेंट करते हैं ना अपन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो होता है फैब के डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन के लिए। फैब डिजाइन करने के लिए अपन करते हैं क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक। तो इसे अपन कंसीडर करते हैं। अब जो ऑडिटर्स असेसमेंट कैटेगरी होती है, ऑडिटर्स असेसमेंट की लोअर और हायर, ठीक है, और हर एक कैटेगरी में, ईच कैटेगरी में क्या होता है, रेंज ऑफ डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। अब ये आगे बोलता है कि ऑर्डर असेस करेगा 2 असर्शन को लोअर में, ठीक है, वाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट 1 असर्शन हैज, जिसमें वो रिकॉग्नाइज करेगा कि एक असर्शन का रिस्क कम है दूसरे के कंपेयर में, भले दोनों लोअर में है, मगर उसमें भी क्या होगा, एक का कम होगा दूसरे के कंपेयर में, दूसरे का ज्यादा होगा, ठीक है, एक का कम होगा दूसरे के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा, इसीलिए हर रिस्क को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करके उसको असेस करना, रीजन कंसीडर करना, हर रिस्क का आइडेंटिफाइड रिस्क का रीजन कंसीडर करना जरूरी होता है। वापस वही बोलेगा फैब को डिजाइन करने के लिए। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में देखा किसी के लिए कम होता है, किसी के लिए ज्यादा होता है, ठीक है, और ऑर्डर का असेसमेंट लोअर हायर और हर एक उसके अंदर वाइड रेंज, ये देखा। दूसरे के अंदर देखा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो इन्फ्लुएंस राइज करेंगे बिजनेस रिस्क को, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनहेरेंट रिस्क को। तीसरे में देखा अपन ने फैक्टर्स ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, वो भी क्या करेगा, इनहेरेंट रिस्क को अफेक्ट करेगा। मैं कहा था मान लो एक ही बहुत बड़ा सप्लायर है, तो हो सकता है वो रेट सही ना दे रहा हो, या रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो हो सकता है उसमें रिस्क है कि कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कई फैक्टर होते हैं एंटिटी के अंदर। फिर पढ़ते हैं कंट्रोल रिस्क के बारे में। इसमें होता है रिस्क दैट अ मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी, मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी प्रिवेंट। रिस्क होता है क्यों, पीटीसी ना हो, मिसस्टेटमेंट, ठीक है, ऑन टाइमली बेसिस बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब मिसस्टेटमेंट के बाद अपन लिख देंगे डेट कुड बी मटेरियल और पूरी कहानी सुना देंगे। चलो, अब इनवर्स रिलेशन होता है कंट्रोल रिस्क में और इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो कंट्रोल रिस्क कम। डिटेक्शन रिस्क, ये रिस्क होता है कि ऑडिटर का प्रोसेस जो ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है। प्रोसेस परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट। फिर बाकी वो कहानी तो लगा ही देंगे भाई, प्रोसेसर कौन सा वाला परफॉर्म करेगा, ऐसा प्रोसेसर परफॉर्म करेगा ऑडिटर जो रिड्यूस करेगा रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, और वो रिस्क मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सके, कौन सा वाला, डेट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट, ठीक है। तो डिटेक्शन इसके अंदर अपन ने 2 चीज पढ़ी, 2 टुकड़े पढ़े, 2 टुकड़े जिनकी डिटेलिंग होगी बाद में। वो 2 टुकड़े अपन ने पढ़े कि रिस्क है कि ऑडिटर के प्रोसेसर जो परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसर परफॉर्म बाय ऑडिटर विल नॉट डिटेक्ट, प्रोसेसर परफॉर्म बाय ऑडिटर पहला पार्ट, विल नॉट डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट दूसरा पार्ट, फिर प्रोसेसर परफॉर्म बाय ऑडिटर, उसके बाद कौन सा वाला प्रोसेसर और मिस स्टेटमेंट कौन सा वाला, वो अपन बता देंगे, डिटेलिंग होगी। ये 2 टुकड़े में अपन ने पढ़ा डिटेक्शन रिस्क को, 2 टुकड़े में, ठीक है। चलो, उसके बाद डिटेक्शन इसके 2 पार्ट होते हैं, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग रिस्क होता है कि सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो उसका रिस्क सैम्पलिंग रिस्क कहलाता है, ठीक। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग रिस्क होता है ऑर्डर का एरोनियस कंक्लूजन देना, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है सिवाय सैम्पलिंग रिस्क के, अदर देन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया इसने कि हम लोग अप्लाई कर ले गलत प्रोसीजर, इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर का अप्लाई करना, ठीक है। ऑर्डर इन्फ्लुएंस कर सकता है डिटेक्शन रिस्क को,
इसीलिए डिसीजन रिस्क कम करने के 3 तरीके बता रखे। पहला, अपना काम बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज एरिया ऑफ चेकिंग, फिर आएगा टेस्टिंग लार्जर सैंपल। पहले चेकिंग का एरिया बढ़ा दो, टेस्टिंग का सैंपल बढ़ा दो, चेकिंग का एरिया, टेस्टिंग का सैंपल, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट पर्सन रखो, एंगेजमेंट टीम के अंदर इंक्लूड करो, ठीक है। चलो, ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होता? 2 चीज इंक्लूड नहीं होती। पहला बिजनेस रिस्क और दूसरा इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली, ये इंक्लूड नहीं होता क्योंकि ये ऑर्डिनरीली इनसिग्निफिकेंट होता है, इसलिए इंक्लूड नहीं होता। अब बिजनेस इसमें क्या क्या आते हैं, इसने कुछ एग्जांपल दिए कि लिटिगेशन की वजह से लॉस होना, पब्लिसिटी खराब होना और अदर इवेंट अराइजिंग इन कनेक्शन, ठीक है। लिटिगेशन की वजह से लॉस होना, अदर एडवर्स पब्लिसिटी और एनी अदर कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। किसकी वजह से? एनी अदर कॉन्सिक्वेंस रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। असेसमेंट, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट में 2 चीज पढ़े अपन। एक तो पहली चीज इंफॉर्मेशन एविडेंस पे बेस होता है और दूसरा मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है बट रेदर मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। बट रेदर मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। बाद में बताओ। तो ये 2 चीज होती है। तो पहला होता है इंफॉर्मेशन और एविडेंस। इंफॉर्मेशन जो तुम ऑब्टेन करते हो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके, जो नेसेसरी होती है इस पर्पस के लिए, ठीक है। और एविडेंस जो थ्रू आउट द ऑडिट तुम ऑब्टेन करते हो। इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है इन्फॉर्मेशन जो तुम ऑब्टेन करते हो ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके, नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और एविडेंस, देखो इन्फॉर्मेशन तो तुम ऑब्टेन करते हो प्रोसेस परफॉर्म करके, एविडेंस जो थ्रू आउट तुम ऑडिट में ऑब्टेन करे जा रहे हो, ठीक है। उन सबके कंसीडर करके अपन रिस्क को असेस करते हैं। और रिस्क असेसमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है अंत में जो आता है वो आता है अपना मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब ये बोलता है मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, यानी कोई भी बंदा प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकता। यानी तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने अगर ये कहा कि इसमें रिस्क 80% तो 80 ही है, 79 भी नहीं होगा और 81 भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। रिस्क का असेसमेंट पर्सन टू पर्सन, ऑर्डर टू ऑर्डर डिफर करता है। आज तुम्हें असेस करने के लिए बोला जाए और दूसरे को बोला जाए तो दोनों का असेसमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। सब 10 लोगों को बोला जाए, 10 का असेसमेंट अलग अलग होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट होता ही नहीं, ठीक है। आज अगर मेरे हाइट का मेजरमेंट लेने का किसी को बोले तो 10 के 10 बंदे बिल्कुल सही बताएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। मेरा वेट का मेजरमेंट करने को बोले तो 10 बंदे तो 10 के 10 सही बताएंगे। वो मशीन लेके रख देंगे, मेरे को मशीन में खड़ा होना है, वो वेट आ जाएगा मेरा, ठीक है, वो बता देंगे भाई ये वेट है। तो ये प्रिसाइज मेजरमेंट हो रहा है ना। अब यहाँ ऑडिटर के पास कोई डिवाइस थोड़ी है रिस्क मेजर करने का जो प्रिसाइज मेजर कर लेगा, कि सबके पास एक डिवाइस पकड़ा दिया, आईसीआई ने दिया है डिवाइस। जहाँ तुमने कहा आईसीआई से हम लोग सीए बन चुके हैं, अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं, आईसीआई ने कहा रुक जा डिवाइस भेज रहा हूँ, तो डिवाइस भेज दिया, ठीक है। वो जाकर अपने रख दिया और हमने सबको कहा आके तुम्हें जो बोलना हो बोले, डिवाइस जो भी पूछ रहा है पूछे सवाल। डिवाइस सारा सवाल पूछ रहा है, फिक्स कर रखा है उसमें क्या सवाल पूछेगा, सब जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और डिवाइस अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा है ये रिस्क है। अगर ऐसा ही होता तो हर सीए क्या करता, सेम रिस्क असेस करता। समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहा हूँ? तो ये रिस्क असेसमेंट की बात किसकी बात होती है? प्रोफेशनल जजमेंट रेदर देन कैपेबल ऑफ प्रिसाइज। क्योंकि इस लाइन को रट लेना तुम लोग, क्योंकि तुम लोग बना नहीं पाओगे इसको, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तुम बना नहीं पाओगे इसलिए रट लेना, और बना पाओ तो कल बता देना अच्छी कुछ लाइन बना के मेरे को। उसके बाद है कंबाइंड असेसमेंट। ऐसे नॉट ऑर्डिनरी रिफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली। सेपरेटली बात नहीं करता, ठीक है, बट रेदर कंबाइंड असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, कंबाइंड असेसमेंट की बात करता है, ठीक है। लेकिन हाउएवर, ये हाउएवर भी टिक लगाना, ऑर्डर चाहे तो सेपरेट और कंबाइंड असेसमेंट कर सकता है, ऑर्डर चाहे तो, ठीक है। असेसमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, नॉन क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव मतलब इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। नॉन क्वांटिटेटिव भी होता है। एप्रोप्रिएट ये है, सॉरी इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग एप्रोप्रिएट असेसमेंट करो, असेसमेंट सही करो। किस टर्म में कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग असेसमेंट क्या करो, एप्रोप्रिएट। तो तुम लोग के जो डिफरेंट अप्रोच है ना, जो डिफरेंट अप्रोच दिए ऊपर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब
खत्म। आज पढ़ेंगी, कार्यक्रम शुरू करें। अभी तक की कहानी जितनी भी अपन ने पढ़ ली वो सारा कितने मिनट हुए? 15 मिनट के अंदर अभी तक अपन ने जो देखा वो सारी बातें 200 में लिखी थी, ऐसे 200 में। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन, इनहेरेंट रिस्क, ये वो सब किस में लिखा हुआ था? ऐसे 200। कल मैं तुम्हें ऐसे का ओरिजिनल फॉर्म बताऊंगा, जैसे लॉ के अंदर होता है बेयर एक्ट, ठीक है, और फिर तुम्हें अच्छा शानदार बना करके अच्छी डिज़ाइन करके तुम्हें बुक में देते हैं ये लोग। बेयर एक्ट देखते तुम्हें फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, और कमज़ोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कल ओरिजिनल शक्ल दिखाऊँ, ओरिजिनल ऐसे दिखता है कैसे, कितना गंदा दिखता है, मेकअप करके बाहर आता है बेटा, मेकअप करके देते तुम्हारी बुक में, अच्छा सजा के धजा के, आधी चीज़ इस चैप्टर में डाल दी, आधी इसमें डाल दी, ऐसा खूबसूरत बना के देते हैं, खूबसूरत। अब सुनो मेरी बात, तो कल अपन ओरिजिनल शक्ल कल देखेंगे उसकी। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अपन ये पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है अपना, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, इसके अंदर लिखा है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल। ऐसे ये हो गए 315 की शुरुआत, पहला ऐसे इस चैप्टर का, ठीक है, पहला ऐसे 315 है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये रैप के ऊपर बना हुआ है पहला, उसके बाद 315 के बाद आएगा 315 का डबल, 15 का डबल, 315 का नहीं 15 का डबल 330, वो फैब के ऊपर है। ये रैप, वो फैब, और इन दोनों के बीच में आता है 320, बीच में, ठीक है, बीच मतलब 20। अब 20 में आएगा मटेरियलिटी। तो ये 3 ऐसे पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर, 3, ठीक है, 15, 20 और 30। तो शुरुआत कर रहे हैं 15 के साथ। अब तुमने कहा है चैप्टर वाइज ऐसे तुम्हें याद रहते है ना, तो अभी तक के तुम जो ऐसे पढ़ चुके पिछले चैप्टर नंबर 1 में पढ़े ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद पढ़े 11 में। बहुत बढ़िया बेटा, इतनी शानदार आवाज आ रही है, क्लीन क्रिस्टल क्लियर। 210 SQC1 और 220, ये तीनों तुम पढ़े वहां पर। 210 एग्रीगेट हब और 220 और SQC1 क्वालिटी कंट्रोल पर, एक फॉर्म का और एक ऑडिट का, ठीक है। उसके बाद तुम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े 300 बड़े प्लानिंग वाला, बस 300 है ना। अब 300 प्लानिंग के ऊपर है, तो अब 300 का आएगा 315 आएगा। चलो 15 पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ, ये नाम है, नाम, ये नाम है बोल्ड अक्षरों में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी अधूरा नाम है। 315 का पूरा नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल। ये बार बार रोम ही आता रहेगा, ठीक है, इनके रोम ही खत्म नहीं होंगे, रिस्क वर्ड आएगा ही नहीं, पूरा आएगा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक। आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो। रिस्क असेसमेंट नाम है 315 का, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, क्या रोम के 2 पार्टनर, फ्रॉड एंड एरर, सही है स्पेलिंग एरर की, फ्रॉड एंड एरर, ERROR, ठीक। अब आइडेंटिफाई असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अंदर से समझ के, है ना, समझ के, क्या समझ के? इसके भी 2 बॉडीगार्ड, एक एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंटल स्टडी हो गई है, ईवी कर देता हूं, एनवायरमेंट, एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये समझ के, और साथ में आईसी को समझ के, ये हो गया बेटा खत्म। अरे खत्म क्या, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग करके?
एंटिटी उसका एनवायरमेंट, ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल। अब ये पता नहीं ऐसा ये क्या करता है कि ये जब ऐसे बोलते हैं ना एंटिटीज एनवायरमेंट, ठीक है, तो ये फिर क्या करता है एंटिटीज एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल कंट्रोल आ जाता है, तो ये अलग से बोलना नहीं पड़ता। इसलिए उसका नाम पता है क्या हुआ? नाम हुआ आइडेंटिफाई असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग। ये नाम हुआ, समझ रहे हो तुम लोग? ये नाम हुआ, ठीक, ये एक्स्ट्रा हुआ इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ये हमेशा लिखता है ऐसा, देखो अभी वापस देखना अभी दोबारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए भाई? ये ऐसे 315 ऑडिटर का क्या, हर ऐसे याद रखना, हर ऐसे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव बताएगा हमेशा। 210 ने भी बताया था, 220 ने भी बताया था, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव हर ऐसे बताएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव, महा ऑब्जेक्टिव 200 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, समझ गए? कोई भी एक काम सही से नहीं करोगे तो तुमने पर्टिकुलर उस ऐसे को वो किया, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं किया, फुलफिल नहीं किया, ठीक है। और अल्टीमेटली किसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता? 200। तो 200 तो ओवरऑल बोलता है। अब तुम समझते हो ना बाकी के ऑब्जेक्टिव। तो हर ऐसे का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्डर के लिए। ऐसे 315 के अंदर ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव होता है यही, सेम यही, आइडेंटिफाई लिख देंगे, फाइंड को एंड असेस। टू आइडेंटिफाई करे और असेस करे, सेम लाइन है, सेम ऊपर का कॉपी चल रहा है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है ना, मिस स्टेटमेंट। अब 2 बॉडीगार्ड लगा दिए, क्योंकि नाम को तो इज्जत से लिखना है, नाम में तो यही वर्ड आएंगे बस। मैं तो पहले ही बोल दिया, नाम तो ऐसे आएगा सीधा, बिल्कुल सीधा, बस ये टर्न ले लेगा। कौन सा टर्न नहीं? लेफ्ट, सीधा आके लेफ्ट टर्न, बस सीधा आके लेफ्ट टर्न, ये नाम, ठीक है। नाम में तो यही रहेगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। खत्म हो गया नाम, है ना। और ये भाई साहब तो घूमते फिर रहे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, नाम हट गया ना। अब वो घूमो फिरो आराम से मजे करो। चलो अब आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस, आइडेंटिफाई नहीं बोलेंगे, टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। मस्त घूमो, सब जगह घूमो, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अब दोबारा आ जाएगा, अब और देखो, ये फ्रॉड और एरर हो गया कहां पर? एट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल, दोनों लेवल पे, ठीक है। यही बताओ, मतलब यही बता दिया। अब लेवल भी बताओ भाई, इसके लेवल भी बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल भी बताओ भाई। तो मस्त घुमाओ फुल आराम से इसको, ठीक। अब तुम समझे बात को। नाम में तो सीधा चलूंगा, लेफ्ट ले लूंगा, और उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ऑर्डर का तो बस घूमते रहो नाम में इधर से उधर, ठीक। तो क्या बताऊं? सबसे पहले नाम, आइडेंटिफाई असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। खत्म हो गया नाम। इसको देख के बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। चाय कम पानी है, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक। इंक्लूडिंग एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा देयर बाय प्रोवाइडिंग, एक ही बात करता है, पहले ही बता दिया 50 बार। इनहेरेंट रिस्क पढ़े थे तब भी बोला था ये बात, क्या कि इनहेरेंट रिस्क को असेस करेंगे। असेस क्यों करते हैं? रीजन को कंसीडर क्यों करते हैं? फॉर डिजाइनिंग फैब, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फैब। तो वही लिख रहा है, देयर बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर, ये बेसिस बनता है, रैप जो होता है ना वो बेसिस बनता है। अब ये बिल्कुल अलग बात कर रहा है, रिस्क असेसमेंट की बात हो गई यहां पर, ठीक है। अब रिस्क असेसमेंट क्या बनेगा? रिस्क असेसमेंट बेसिस बनेगा किसके लिए? डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटिंग फैब। फैब को बोलते हैं रेस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। क्या बोलते हैं फैब को? दूसरे कलर से समझाता हूं तुम्हें, कलर चेंज करके। ये रेस्पॉन्स दिख रहा है ना कलर, टू द असेस रिस्क। ये फैब, फैब का नाम है। 330 का नाम ये है, 330 का नाम फैब नहीं है, और 315 का रैप नहीं है, तो फैब कैसे होगा 330 का? ठीक है, 330 का नाम क्या है? रेस्पॉन्स टू। 330 बोलता है बेटा तूने रिस्क असेस कर लिया वहां पर, हम बोलते हैं हाँ 315 में कर लिया। अब उसको क्या दे? रेस्पॉन्स दे। कुछ काम धंधे भी कर, अब रिस्क तो पता कर ही लिया, अब कुछ करके उसको रेस्पॉन्स भी दे। तो अब करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसेस वगैरह अपन परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह होगा, ठीक है।
चलो, तो यहां तक बोला रेप, और ये बनता है बेसिस। ये बेसिस प्रोवाइड करता है किसके लिए? डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटिंग फैब के लिए। और फैब को बोला जाता है रेस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। असेस रिस्क को हम रेस्पॉन्स देते हैं फैब के अंदर। हाँ, फैब लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। फैब का नाम, सर फैब का नाम याद नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा। अरे तुम 330 पढ़ोगे तो 330 का तो नाम याद रखोगे ना। तो 330 का नाम यही है, वहां जाके देख लो अभी 330 पे, पहले पेज पे देख लो, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है शायद, ठीक है। दिस विल हेल्प होल्डर, बस हर बात का अंत होता है, मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट टू एन एक्सेप्टेबली। 315 प्लानिंग स्टेज है या एग्जीक्यूटिंग स्टेज है? प्लानिंग स्टेज है 315, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी। चलो यहां तक वही बात, पिक्चर समझ में आ रही है चल क्या रहा है जीवन में? तुम्हें ये सारी बातें प्रैक्टिकल समझ में आनी चाहिए, प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं हवा में चल रहा है भाई, यहाँ रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे ऐसा नहीं होता, तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए काम क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए प्लानिंग में क्यों आ रहा है ये तो परफॉर्म करेगा ऑर्डर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस तो परफॉर्म करेगा ना। तो प्लानिंग में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज का 12th क्लास का बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी नॉलेज गेन करना प्लानिंग में हेल्प करता है। इसीलिए रिस्क असेसमेंट करना किस में हेल्प करेगा? प्लानिंग। ऑडिट जो तुम परफॉर्म करोगे ना, ठीक है, उसकी पहले क्या होगी? उस प्लानिंग में ही हेल्प करेगा, इसलिए प्लानिंग का पार्ट मानते हैं। कर तो तुम परफॉर्म रहे हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को तुम परफॉर्म कर रहे हो, मगर किसका पार्ट मानते हैं उसको? प्लानिंग स्टेज में आता है वो। चलो अब यहां तक बात हो गई, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा भाई आइडेंटिफाइंग असेसिंग, नाम ये पढ़ा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज। सीधा चलो लेफ्ट मुड़ जाओ, खत्म। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एसेशन लेवल थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग जुग जियो, ठीक है, thereby providing the basis for designing and implementing FAB, जिसका नाम होता है रेस्पॉन्स टू असेस, ठीक है। और लास्ट ये ऑर्डर को हेल्प करेगा टू रिड्यूस लो लेवल। तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, ये ऑर्डर को हेल्प करेगा FAB डिजाइन करने में, वो ऑर्डर को हेल्प करेगा रिस्क कम करने में, ठीक है। हटा दो इसको, हो गई बात। तो इसके बाद अपन पढ़े, ये दो चीज बनता है, एक बेसिस बनता है और एक असिस्टेंट बनता है, यानी कि हेल्प करता है, ठीक है। ये दो चीज बनता है, ये बेसिस बनता है और ये हेल्प करता है। किसका बेसिस बनता है? ये डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग फैब, डिजाइनिंग इंप्लीमेंटिंग फैब का बेसिस बनता है और ये हेल्प करता है। अब बड़े मजे आ रहे हैं जीवन में, तो वापस वही लाइन कॉपी कर दी, द ऑर्डर शेल आइडेंटिफाई, है ना, एन असेस, वही देखो, टू आइडेंटिफाई एन असेस रिस्क ऑफ मटेरियल एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल, बड़े मजा आए, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर, बकवास, फॉर द पर्पस ऑफ। अब ये काम की बात, ये काम की बात, ये तो ऊपर वाली बात रिपीट कर दी। हाँ, कोई डाउट हो तो बोलो, बोल सकते। हाँ, लो लेवल, ये तो help the auditor to reduce the risk of material statement to an acceptably low level। हाँ, ये ऐसे कह रहा है, रोम को रिड्यूस करेगा टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। कर सकता है क्या रिस्क रिड्यूस? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिड्यूस कर सकते हैं हम, ऑडिट रिस्क कर सकते हैं। इसने जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लिखा है ना, वो ऑडिट रिस्क से मतलब है। तुम रोम को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? जब पहले ही बोल दिया रोम तुम इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है, गलत है चीज। मतलब दिस विल हेल्प द ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क, वो क्या है, अब आदत पड़ गई ना, वो पता ही होता है, वो क्या दिमाग में ये बात पता ही होती है कि टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल के साथ ऑडिट रिस्क आता है, ठीक है। और इसने पहली बार यहाँ पर रोम लिख दिया ना, तो अपन क्या इतना सोच नहीं रहे इसके बारे में, जबकि ऑडिट रिस्क की बात कर रहा है, ऑडिट रिस्क आएगा यहाँ, ठीक है। दिस विल हेल्प द ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिट रिस्क कर दो, काय को अलग अलग पड़े, एक ही पड़े। और नहीं भी करोगे, नहीं भी करते ना तुम लोग, तो तुम ऑडिट रिस्क ही लिख कर आते, क्योंकि तुमने सब जगह क्या पढ़ा है,
तुमने कहीं पढ़ा है क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट? जाके देखो ऊपर, हर जगह तुमने ऑडिट रिस्क पढ़ा है। ऐसे 200 का पहला पेज जो तुमने पढ़ा है, ठीक है? नहीं, हाँ हाँ बस आ रहा हूँ, बस आता हूँ। हाँ सुनो बेटा ध्यान से, अब ये बात हो गई, ये तो पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ठीक है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, वही बात रिपीट कर रहा है यहाँ पर। ये पूरा वो, ये यहाँ से आता तक पढ़ने का, बीको में बेटा, ये बीको में यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आता है बीको, नहीं मतलब ऐसा रिपीट वाला रिपीट वाला ये पढ़ना है बनो। फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट द ऑर्डर शेल, अब ऑर्डर को करना क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, पहले हेडिंग समझ रहे हो? हेडिंग आइडेंटिफाई और असेस करने के, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई असेस करने के लिए, ठीक है? ऑर्डर शेल क्या करेगा? ऑर्डर आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, कैसे करेगा वो? तो ये ऐसे तुम्हें ऐसे बोल रहा है कि तुम लोग समझना शुरू कर दो क्या एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को। सबसे पहला काम ही तुम्हारा ये होता है, सबसे पहला काम। जहां तुमने किसी ऑडिट के लिए हाँ किया ना, हाँ किया कि हाँ मैं करूंगा, हाँ करने से पहले कुछ करते हो क्या? हाँ करने से पहले करते हो? हाँ, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है? हाँ करने के बाद दूसरा काम ही तुम्हारा ये होता है क्या? अंडरस्टैंडिंग, ठीक? बल्कि मैं तो तुम्हें ऐसे बोलूँ कि तुम लोग हाँ करने से पहले भी तो ले रहे हो ये नॉलेज। क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी के अंदर अपन इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, नेसेसरी होती है, इंटीग्रिटी वगैरह चेक कर रहे हो, इतना तो तुमने देख ही लिया, ठीक है? तो देखो ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब भी कोई बड़े काम करने जाओ जीवन में तो रिस्क असेस कर लेना चाहिए। रिस्क असेस हमेशा एक ही चीज़ से होता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे किसी भी चीज़ को, किसी भी परेशानी को, तभी जाकर उसको क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे परेशानी को, रेस्पॉन्स दे पाओगे उसको, ठीक है? आ जाओ वापस आते हैं यहाँ पर आम जिंदगी बाद में। आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब तुम्हारा क्या है? हाँ करते ही पहला काम क्या है? अंडरस्टैंड करना। तो ये तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग से ही क्या शुरू हो जाना चाहिए? रिस्क को, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन तो वहां से ही शुरू हो जाना चाहिए। जहाँ जब तक तुम अंडरस्टैंड, अब तुम अंडरस्टैंड करे जा रहे हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन समझ रहे हो बिजनेस को पूरा, सब इंक्वायरी कर रहे हो, पूछ रहे हो, पूरी नॉलेज ले रहे हो। कैसे करेंगे भी सिखाएगा, नीचे इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, सिखाएगा ये कैसे करेंगे। तो जैसे जैसे तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना, वो पूरे अंडरस्टैंडिंग के अंदर तुम्हें क्या करना है? रिस्क आइडेंटिफाई करते रहना है भाई। कुछ जैसे ही कुछ बोला तुम्हें सामने वाले ने, तुम्हारे क्लाइंट ने कुछ बोला, कुछ बताया, कुछ बात बताई, हाथों हाथ आइडेंटिफाई करो, रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? ये काम में रिस्क है क्या? वो बता रहा है ये काम हम ऐसे करते हैं, जाओ बताए ये काम हम ऐसे करते हैं, हाथों हाथ क्या करो? आइडेंटिफाई करो, रिस्क है क्या? ठीक है? तो तुम्हें बताया जा रहा है कि हम ये काम ऐसे करते हैं, ये काम ऐसे करते हैं, ये माल यहाँ रखा है, सीसीटीवी कैमरा लगा दे, मतलब पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा, कोई ध्यान देने वाला नहीं, लगा तो रखा है बस, कोई टीवी भी नहीं है, बस कैमरा लगा हुआ है। असेस करो कि रिस्क है क्या? तो तुम्हें बताता जाएगा और तुम हाथों हाथ क्या करते जाओगे? आइडेंटिफाई करते जाओगे, आइडेंटिफाई करते जाओगे, रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? ठीक है? फिर रिस्क आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होता है? वो असेस होता है। वो पूरा समझ रहे हो ना प्रोसेसर चल क्या रहा है? ठीक है। अब आइडेंटिफाई करना रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग, बस वो एक ही बात बोलता है, मेन बात यही है, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, बस। ठीक है? या ऐसे बोल दो, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बस। बाकी अंडरस्टैंडिंग के बाद तो वही लाइन कॉपी करनी है सेम, क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल, वो एक ही बात। ठीक है? चलो, अब तुमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया, तो अब ये देखो, ये असेस करो कि जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उसे असेस भी करो, इवेल्युएट भी करो, क्या वो परवेसिवली रिलेट कर रहा है क्या? यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है क्या ये, और असर्शन लेवल का है क्या? ठीक है? ये लाइन बड़ी मस्त लगती है मेरे को, देखो ये, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क एंड इवेल्युएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली। ठीक है? और आइडेंटिफाई, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क इज रिलेटेड टू असर्शन लेवल। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक लाइन लिखा है, इसमें एक वर्ड लिखा है, अरे यार ये क्या है, व्हाट कैन गो रोंग, लगाना बेटा टिक। व्हाट कैन गो रोंग का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं व्हाट कैन गो रोंग को, क्या गलत हो सकता है। समझे बात?
अब सुनो मेरी बात सुनो, बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की, बहुत मजेदार, बहुत शानदार पॉइंट है, मजा आ जाएगा, तुम्हारी आत्मा खुश हो जाएगी। पहले पढ़ लो लाइन को। What can go wrong at the assertion level taking account to relevant control। क्या होता है जब तुम एंटिटी का बिजनेस समझ रहे होते ना, अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, पढ़ी लाइन, पढ़ी है ना, बहुत शानदार लाइन है। पर कोई हलवा नहीं है, कोई मस्ती नहीं है ऐसे, हाँ ठीक है ना, बना दी तो बना दी, ये टिक लगा ना व्हाट कैन गो रॉन्ग को, इनहेरेंट इसको बोलते हैं व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है। अब तो समझो अपने आप में एक सवाल है, ये कौन सवाल कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ऑडिटर पूछ रहा है, किससे, अपने आप से, खुद से, ठीक है, कि बेटा ऑडिटर क्या गलत हो सकता है यहाँ पर। अब सुनो बात को, एंटिटी से चल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एंटिटी ने कहा देखो ये काम मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, देखो ये एंट्री के लिए मैंने इसको बिठाया, ये एंट्री करता है सारी बिल की, तो मैंने देखा बेटा तू कैसे करता है मेरे को बता दो, तो बता रहा है देखो ऐसे ऐसे एंट्री करता हूँ, इसमें सिस्टम में डाल देता हूँ ये वो, मैं अगर देखो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, तो सब बता रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। तो जहाँ मेरे को कुछ बताता है तो मेरे दिमाग में आता है कि क्या गलत हो सकता है, ठीक है, वही तो रिस्क है भाई, क्या गलत हो सकता है, क्या है, रिस्क है, ठीक। अब जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये ठीक, ये ऐसे मेरे सामने कोई गलती आई, कितनी गलती आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। अब मैं ये देखूंगा कि जो 7 गलती मेरे सामने आई, तो टेकिंग अकाउंट हो, तो मैं उससे ऐसे बोलूंगा यार आपने ये चीज ऐसे रखी है तो इसमें ये भी तो हो सकता है, तो मैं क्या बता रहा हूं उसको, कौन सा रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क बता रहा हूं उसको, मतलब उससे समझ रहा हूं मैं, बिजनेस समझ रहा हूं, समझते समझते मेरे दिमाग में आ रहा है क्या गलत हो सकता है यहाँ पर क्या गलत हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये बात किसको बता रहा हूं, क्लाइंट को, कि यार इसमें ये गलत हो सकता है ना, इसके लिए तुमने कुछ किया है क्या, तो वो बोलेगा हाँ हमने किया है ना, ये गलत हो नहीं सकता, आप कह रहे हो यहाँ पर चोरी हो ही सकती है, कैसे, हमने ये लगा रखा है, हमने ऐसा कर रखा है, हमने ड्यूटी को सेग्रीगेट कर रखा है, तो ये कंट्रोल लगा दिया। अब कंट्रोल लगाने से जहां जहां पर कंट्रोल लगाए, ठीक है, मान लो कंट्रोल लगाए इस पे, इस पे, इस पे, अब कौन से बचे, 4 बच गए, हाँ ठीक है, तो जिस पे कंट्रोल लगाया उसे अलग कर लिया, अब ये 4 बचे और ये वाले हैं कंट्रोल लगाए वाले, ठीक है, तो इनमें कहलाएंगे कंट्रोल रिस्क और ये कहलाएगा, समझेंगे, समझे, टोटल कितने रिस्क है, 7, एंटी ने कितने पे कंट्रोल लगा रखा है, 3 पे लगा रखा है। अपने एग्जांपल में मैंने ऐसे बनाया है ना, तो 3 पे जब कंट्रोल लगा रखा है ताकि कुछ फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, तो उसमें रिस्क तो है ना होने का, कंट्रोल लगाने से पूरा खत्म हो जाता है क्या, नहीं। अब हमको ये बात पता ही है कि कंट्रोल की अपनी खुद की इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसमें कल्यूशन आता है, कल्यूशन कंट्रोल को ओवरराइड कर जाता है ना। तो कंट्रोल लगा दिया ना सर, कंट्रोल लगाने के बाद 4 ही बचे, अरे 3 तो कंट्रोल रिस्क हुए ना फिर, अब 4 जिसमें कंट्रोल ही नहीं है वो कौन सा है, तो जब कंट्रोल हटाकर देखे तो सारे अपने लिए क्या है, इनहेरेंट रिस्क। फिर जिस जिसमें उसने कंट्रोल लगा दिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कंट्रोल लगा दिए, अब वहां कौन से रिस्क होंगे, कंट्रोल रिस्क होंगे, इनहेरेंट तो खत्म हो गए, अब कंट्रोल होंगे, कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। इसीलिए ऐसे किसकी बात करता है, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क कंबाइंड की बात करता है। चलो ये पिक्चर समझ में आ रही है तुम्हें, ठीक। तो हर उसकी बात सुनकर मैं देखूंगा व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, क्योंकि याद रखना इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क असर्शन लेवल पे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे नहीं होते, इसलिए ऊपर नहीं लिखा वर्ड व्हाट कैन गो रॉन्ग एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को बहुत भारी चीज़ है। अभी मान लो गोइंग कंसर्न खतरे में, ठीक है, और तुम मस्त चला रहे हो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो मस्त आराम से, ठीक, सारे इनकम वगैरह वो जो पीएनएल बना रहे हो, किस पे बनना चाहिए पीएनएल, नहीं बनना चाहिए, एक्रूअल पे, कैश बेस पे बनना चाहिए, है ना, वो एक्रूअल पे बना रहे हो, और ये सारा हिस्टोरिकल पे बना रहे हो, एनआरवी पे नहीं बना रहे। गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है, खतरे में है, वही तो कह रहा हूं, तुम तो किस पे बना रहे हो, एक्रूअल पे बना रहे हो, खतरे में तो किस पे बनना चाहिए, तो तुम्हें पता ही है गोइंग कंसर्न के अंदर क्या होता है। अब वो असम्पशन फॉलो ना करो तो पूरा ही हिल जाता है, ठीक है। एएस इन एस फ्रेमवर्क ही बदल दिया भाई तुमने, एफआरएफ ही बदल दिया, ठीक है। एफआरएफ कौन सा यूज कर रहे हो, नॉट एप्लीकेबल वाला, अब एफआरएफ नॉट एप्लीकेबल है तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिल गया भाई, खत्म। वो बताओ कोई एग्जांपल, हाँ, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का, कोई महीने का या 2 महीने का रिकॉर्ड गायब, गायब, एंट्री गायब, या एंट्री उड़ गई सारी,
या रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मिस हो गया रिकॉर्ड, तो पूरा रिकॉर्ड गायब है भाई। अब मान लो रिकॉर्ड कोई मेजर अपना वो बैंक, कोई मेजर बैंक अकाउंट हो, कोई किसी कैश वगैरह का रिकॉर्ड हो, तो गए काम से। अब बैंक में तो खर्चे भी होते हैं, इनकम भी आती है, सेल वेल सभी आता है, ठीक है। कैश जाएगा, हम डूबेंगे सनम, तो तुम्हें नहीं सबको साथ लेके डूबेंगे। वो तुम्हें लेके बोलता है या सबको साथ लेके डूबेगा, तो कुछ आइटम तो सबको लेके डूबती है, जैसे कैश और बैंक बैलेंस वगैरह, समझ लो बात। तो जैसे एंट्री मिसिंग हो गई, पूरा हिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर से नीचे तक। आई बात समझ में? तो व्हाट कैन गो रॉन्ग कहां पर आता है? असर्शन लेवल में इनहेरेंट रिस्क, टेकिंग अकाउंट ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल, यानी कंट्रोल रिस्क डेट द ऑर्डर इंटेंड टू टेस्ट। अब यहां तक बात समझ में आ गई? यानी सिंपल सी भाषा में है कि तुम्हें रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहना है थ्रू आउट, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको असेस करना है कि क्या वो वेदर दे रिलेट मोर परमिसिवली, यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, और क्या वो असर्शन लेवल पे, मतलब उसको रिलेट करेंगे अपन आइडेंटिफाई रिस्क को टू व्हाट कैन गो रॉन्ग के साथ, ठीक है, यानी इनहेरेंट रिस्क के साथ रिलेट करेंगे। ठीक, इसकी लाइन थोड़ी ऐसे भारी होती है, भारी मतलब ऐसे सिंपल लाइन नहीं लिखता, कॉम्प्लिकेटेड करके लिखता है थोड़ा। ऊपर तो अच्छी लिखी लाइन कि हम असेस करके उसको चेक करेंगे कि क्या वो रिलेट करता है फाइनेंशियल, तो डेफिनेशन नहीं लिख दी बिल्कुल। यहाँ थोड़ी भारी लगती है, अपन को रिलेट करने वाली बात बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेट करेंगे आइडेंटिफाई रिस्क को व्हाट कैन गो रॉन्ग के साथ एट असर्शन लेवल, ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, आफ्टर टेकिंग नहीं, टेकिंग इनटू अकाउंट, आफ्टर वर्ड मत लिख देना, चक्कर पड़ जाएगा, आफ्टर का मीनिंग बदल जाएगा। देखो आफ्टर लिखने से मीनिंग बदल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग रिस्क को कंसीडर करोगे, ठीक है, साथ में कंट्रोल को भी कंसीडर करोगे, तो ही तो कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क हुआ। तुम अगर रिस्क को कंट्रोल करो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कंट्रोल, तो सिर्फ कंट्रोल रिस्क की बात कर रहा है, समझ गए ना? और आखिरी और लास्ट पॉइंट नंबर डी, यही बड़ा शानदार और मस्त पॉइंट, मजेदार पॉइंट, कंसीडर करेंगे लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड। बेटा लाइक्लीहुड का मतलब होता है चांसेस अकरेंस, चांसेस ऑफ अकरेंस, होने के चांस को लाइक्लीहुड बोलते हैं, किसी भी चीज के होने के। अब मिस स्टेटमेंट के होने के चांस को क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड, ठीक है। तो होने के चांस ज्यादा हो, लाइक्लीहुड ज्यादा। अब दो चीज आ गई, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, लाइक्लीहुड भी ज्यादा, मैग्नीट्यूड भी ज्यादा, तो ऐसे रिस्क को बोलते हैं एसआर, सुपर रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट कौन सा? समझ गए सर? एमआर बोलते हैं मटेरियल रिस्क। अरे मटेरियल तो मिस स्टेटमेंट होता है मटेरियल तो मिस स्टेटमेंट, रिस्क के अंदर सिग्निफिकेंट यूज करते हैं, ठीक है। दोनों ही कम हो, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, कुछ दबी नहीं है, लल्लू सा रिस्क, मतलब कुछ रिस्क ही नहीं है, समझ गए? दोनों ही कम हो, लाइक्लीहुड भी कम, मैग्नीट्यूड भी कम। मतलब क्या? मतलब भाई कोई तुम्हें लगता है कि यार यहाँ पर कोई एरर या फ्रॉड हो सकता है, एरर फ्रॉड, ठीक, तो लाइक्लीहुड कितने चांस है होने के, और अगर होगा तो कितने अमाउंट से होगा? होने के चांसेस भी कम है, और अगर हुआ तो बस 2-3 हज़ार से होगा, अगर हुआ भी तो 2-3 हज़ार से होगा। अब तो समझो बात को, समझो तो पीएनएल में कितनी सारी आइटम होती है, पीएनएल में कई सारे खर्चे होते हैं, कई सारी इनकम होती है, ठीक है। और सबसे वो ढांसू वाली चीज़ जो होती है वो सेल होती है, सेल और परचेज, है ना। कितना खतरनाक होता है सेल परचेज, क्यों? क्योंकि सेल के तो लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं यार, लाखों। अब क्या तुम समझो बात को, हर एक आइटम के अंदर रिस्क अलग अलग होता होगा ना, है ना। अब मैंने बना ना कैटेगरी बनाता है ऑल्टर, हाँ, तो अब तुम समझो कि हर एक आइटम में रिस्क अलग अलग होता है। जैसे मुझे कोई आइटम देखकर लगा यार ये प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो ये खर्चा है, या ये लोग रिफ्रेशमेंट का जो खर्चा करते हैं, रिफ्रेशमेंट थोड़ा भारी है भाई, ठीक है। तो रिफ्रेशमेंट में क्या करते होंगे ये लोग, फुल रुपया इधर से उधर गायब कर देते होंगे रिफ्रेशमेंट के नाम पे, है ना। तो यहाँ पर फुल चोरी वोरी होती होगी, क्या होती होगी? पाउटी, ठीक है। मैं नया वर्ड सिखा रहे हैं लोग मेरे को याद नहीं है। पार्टी बोल रहा है, अच्छा पार्टी, वो हाँ टेक्निकल वर्ड बोल रहा है। चलो मेरी बात सुनो, तो रिफ्रेशमेंट के नाम पे लोग फुल मिस एप्रोप्रिएशन कर रहे होंगे पैसे का, या पेटी कैश में बहुत बड़ी गड़बड़ी कुछ होगी। अब जब मैंने देखा यार रिफ्रेशमेंट का अमाउंट ही 1 लाख है, 1 लाख, तो मैंने देखा यार 1 लाख में गड़बड़ कर भी ले तो कितने ही करेंगे, 10,000 की, 5,000 की, करोड़ों की बैलेंस शीट है, और पीएनएल करोड़ों का है, ठीक है। मतलब जो फर्म है वो करोड़ों की सेल वगैरह कर रही है, खूब पैसा कमा रही है, करोड़ में कमा रही है पैसा, तो वो लगेगा उसको यार पैसा जब करोड़ में कमा रही है तो क्या ही, मतलब 10,000 20,000 क्या हो, 1 लाख में कितना गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल कम है,
चांस भले ज्यादा है मगर मैग्नीट्यूड कम है, तब भी रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं बनेगा। रिस्क तो सिग्निफिकेंट पता है कब बनेगा, जब उसके होने के चांस, किसी मिस स्टेटमेंट के होने के चांस भी ज्यादा हो, यानी फ्रॉड एरर के चांस भी ज्यादा हो, और अगर वो फ्रॉड एरर होगा तो उससे जो मिस स्टेटमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट भी ज्यादा हो, दोनों ज्यादा है, तो भाई वो कौन सा रिस्क है, वहां बहुत संभालना है, ऐसी चीजों में बहुत संभालना है। अब तुम्हें लग रहा है सेल में मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा है सेल में, और अगर फ्रॉड हुआ भी तो अमाउंट के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि करोड़ों की सेल है। ठीक है, सबसे बड़ी फिगर क्या होती है पीएनएल के अंदर, सबसे बड़ी फिगर सेल होता है कोई इससे बड़ा, उससे बड़ा हो जाए तो फिर वो ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा पीएनएल में तो कहा जाए पर, तो बहुत बड़ी फिगर होती है, सबसे बड़ी फिगर। तो हमको लग रहा है कि भाई लाइवलीहुड भी ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट रिस्क दोनों कम है तो सिग्निफिकेंट। और मान लो लाइवलीहुड ज्यादा भी है लेकिन मैग्नीट्यूड कम है, तब भी हो गया इममटीरियल है, अपने लिए कोई काम की चीज नहीं, इममटीरियल। सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट तो नहीं बोलते अपन, लेकिन इममटीरियल, मटीरियल मतलब इममटीरियल मतलब काम की चीज नहीं है, वो कंसिडर करना नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन लाइवलीहुड कम है, लेकिन अगर हो जाए तो भाई बहुत बड़ा अमाउंट का होगा, अगर हुआ तो ये है मेरा काम का, हाँ, इसे कंसिडर करना है। तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि यार ये इममटीरियल है और ये मटीरियल है। ठीक है, हो गया पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बच रहा है कुछ? हाँ, 2 कॉइन टॉस करे तो कितने केस हो सकते हैं सर? 4, हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, वो 4 केस होते हैं, चारों बता। तुम बेटा लॉजिकल पढ़ो, लॉजिकल। मुझे एक बात बताओ, जब दोनों ही कम होंगे तो ऐसा रिस्क तुम्हारे लिए क्या है? इनसिग्निफिकेंट। लेकिन मान लो लाइवलीहुड ज्यादा है लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तुम्हें लगता है बहुत छोटे मोटे अमाउंट से होगा, तुम इसे कंसिडर करोगे? इममटीरियल है तुम्हारे लिए, मटीरियल ही नहीं है। हाँ, लेकिन लाइवलीहुड कम है, होने के चांस बहुत कम है उसके, लेकिन अगर वो हो गया फ्रॉड और एरर तो बेटा फिर तो तुम्हें ले डूबेगा, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है उसका, तो ये अपने लिए मटीरियल है। हाँ, सिग्निफिकेंट नहीं है, मगर यार ना सिग्निफिकेंट तो इससे ही बोलते हैं। तो यहां पर अपन कंसिडर कर, देखो छोटी छोटी लाइनें हैं मगर मीनिंग बहुत बड़ा है उनका, हर चीज का। कंसिडर द लाइवलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट का लाइवलीहुड यानी कि चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। एक और चीज बोलता है, अब ये क्या है, ये जो चीज है ना, एक और बोलता है पॉसिबिलिटी का, ये इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग, तो इसमें इंक्लूड है लाइवलीहुड में, इसलिए अपन 2 चीज पढ़ते हैं, एनडीडी अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एनडीडी और इसके एनवायरनमेंट को समझने में उसमें ही इंक्लूड है, बहुत अलग से फोकस करके बोलता है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो अलग से फोकस करके बोलता है इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। मगर क्या नाम में आता है इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल? नहीं आता। ठीक, ऐसे ही पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, ये क्या है? इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड है लाइवलीहुड के अंदर। ठीक है, एंड वेदर द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है क्या कि मिसस्टेटमेंट को क्या बना दे? कंसीडर लाइवलीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट, खत्म शॉर्ट में। अरे क्या पागल हो गया तुम आज के लिए? हाँ, और बाप रे बाप, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।